अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। पहले तो बात करेंगे पंजाब के बजट के हवाले से जो एक आईनी बहरान इस वक्त मुल्क के अंदर है और तारीखी तौर पे हम पहली दफ़ा ऐसा देख रहे हैं कि 2 दिन पहले तो डेडलॉक रहा, बजट पेश नहीं हो सका और उसके बाद फिर तीसरे दिन क्या हो रहा है वो आज सबने देखा। दो इजलास हुए, एक ही असेंबली के, एक सेपरेटली हुआ और एक असेंबली के अंदर हुआ। फिर इसके अलावा कल रात तक जो मामलात रहे, क्योंकि मुज़ाकरात भी होते रहे, बातचीत भी होती रही, उसके अंदर स्पीकर परवेज़ इलाही पहले तो एक ऑर्डिनेंस गवर्नर की तरफ से जारी किया गया, 3 ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए, मंजूरी की गई उनकी, और उसमें जो चीज़ें शामिल थी वो थी, एक तो जो पंजाब असेंबली का जो प्रिविलेजेस एक्ट है उसको ख़त्म किया गया, फिर असेंबली इजलास को ऐवान इकबाल में बुलाया गया और जो कि आज हुआ भी और वहाँ पर बजट पेश भी कर दिया गया। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें इन तीनों ऑर्डिनेंसेस को जो रात को गवर्नर साहब की तरफ से जारी किए गए थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। मुतालबा आप सबके सामने है, पिछले 2 दिन से स्पीकर कौमी असेंबली जो अदालती अहकामात के ऊपर आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने इकदाम किया था उसके ऊपर उनको माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं कि वो आए ऐवान के अंदर और माफ़ी मांगे, उसके अलावा वो बजट नहीं उन्होंने काम पेश करने देंगे। इसी सूरत हाल का नतीजा निकला कि जो सेपरेटली ऐवाने इकबाल के अंदर जो इजलास हुआ उसके अंदर आज बजट को मंजूर किया गया। तो बहुत सारे इस वक्त लोगों के जहनों में भी सवाल हैं, हमारे जहनों में भी, कि ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जैसे कल भी हमने जिक्र किया है कितना अहम है इसका बजट पेश हो जाना, इसकी काबीना का तश्कील हो जाना। तो इसकी इस आईनी बहरान का एक तो जिम्मेदार कौन है और ये जो 2 इजलास आज हुए और जो बजट पेश हुआ उसकी कानूनी आईनी हैसियत क्या है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, इससे आगाज़ में आप सुन भी रहे थे, काफ़ी दिन से हम भी इसका जिक्र कर करके अब तो थक चुके हैं। जो बैरूनी साजिश का इमरान खान साहब का बयानिया है, मुल्क का जो सबसे बड़ा फोरम है नेशनल सिक्योरिटी का, उसने भी 2 इजलास किए और बड़े बड़े सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास इतने आराम से नहीं हो जाते, लेकिन इस बयानिए के हवाले से 2 इजलास हुए और उन दोनों में कहा गया कि ये इस बैरूनी साजिश का नतीजा नहीं था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ इस तरह की बातें की गई हैं जिस हवाले से कल DGISPR को एक बार फिर वाज़ेह करना पड़ी अपनी पोजीशन। और वाज़ेह क्यों करना पड़ी? जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तीनों सर्विसेज चीफ्स उसके अंदर मौजूद थे मीटिंग के अंदर और सब ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि ये कोई बैरूनी साजिश के नतीजे में ये सब कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आज श्री मज़ारी साहिबा और असद उमर साहब आए और उन्होंने दोबारा एक दफ़ा कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया और सवाल ही उठा दिया कि DGISPR ये ज़ाती राय दे रहे हैं। तो इस मामले का अंजाम क्या होगा, इसको हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़ेर बहस लेकर आएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और मिनिस्टर फ़ारूक हबीब साहब। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। यू आर काइंड इनफ कि आपने हमारी रिक्वेस्ट आज एक्सेप्ट की है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेट की कमेटी डेवोल्यूशन प्रोसेस के हवाले से जो है उसके चेयरमैन भी हैं, और माहिर कानून और माहिर आइन सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ हैं। आगाज़ हम सलमान साहब आपसे करेंगे और आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सलमान साहब, ये जो आईनी सवालात हैं वो उठ रहे हैं इसके ऊपर। एक तो परवेज़ इलाही साहब ये बात कर रहे हैं कि जब इजलास जारी था तो ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं ये नहीं लाए जा सकते। अब आपकी नज़र में ये जो दोनों इजलास हुए हैं इनकी क्या कानूनी हैसियत है और जो बजट पेश किया गया है ऐवान इकबाल में उसकी क्या आईनी हैसियत है? ये सब कुछ ज़ाहिर है बहुत अफसोसनाक हुआ। आइन सूरत हाल को तसव्वुर नहीं करता कि एक तरफ स्पीकर साहब जो हैं वो बजट पेश करने में एक तरह से रखना डालें, मुखिल हों, लेकिन साथ ही आइन ये भी तसव्वुर नहीं करता कि 2 इजलास हों असेंबली के, असेंबली बच जाए। असेंबली का इजलास जो है वो बुलाना तो गवर्नर साहब नहीं होता है, समनिंग ऑफ द सेशन। गवर्नर साहब इजलास बुलाते हैं हुकूमत की सिफारिश पे, लेकिन उसके बाद इजलास मुनक्किद कैसे होना है और इजलास की सदारत किसने करनी है, ये जो आखिरी सवाल है इसका जवाब आइन में ही मौजूद है। स्पीकर साहब की मौजूदगी में आइन तसव्वुर करता है कि वो इजलास की सदारत करेंगे। अगर वो मौजूद ना हो, मुल्क से बाहर हों, दलील हों, तो डिप्टी स्पीकर साहब करेंगे। वो भी अगर दस्तयाब ना हो तो फिर एक पैनल ऑफ चेयर तश्कील दिया जाता है, उसमें असेंबली का कोई भी मेंबर जो है वो इजलास की सदारत कर सकता है। अब आज जो सूरत हाल हुई वो कुछ यूं है कि स्पीकर साहब मौजूद थे, ऐसा नहीं है कि वो मुल्क से बाहर थे, वो डील भी नहीं थे। उन्होंने असेंबली में आकर एक इजलास मुनक्किद भी किया। अब क्या इस सूरत में एक मुतवाजी इजलास या एक अलहदा इजलास डिप्टी स्पीकर की सदारत में हो सकता था? मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस मामले को अदालत में ही जाना होगा।
बेहतर ये होता कि पहले ही अदालत से एक हुक्म ले लिया जाता कि स्पीकर साहब चूंकि बजट पेश करने में मुखिल हैं, उनको हिदायत की जाती कि बजट को पेश करने दें, दीगर कोई लवाजमात के आईजी पहले माफी मांगे, ये बजट के रास्ते में हायल नहीं हो सकती थी। अगर अदालत का हुक्म होता और उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते स्पीकर साहब, तो फिर ये हो सकता था कि डिप्टी स्पीकर साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास कराया जाता। लेकिन ये तमाम मामला अदालत में जाएगा, मुझे जाता नजर आता है, और वहीं पे इसका कोई तस्किया होगा। आज जो हुआ ये आईनी तौर पे सवालिया निशानात छोड़ गया है। सवालिया इतना अनयूजुअल है कि आप भी ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि सवालिया निशान छोड़ता है। सलमान साहब ये भी कहते जाएगा, जो ऑर्डिनेंस के हवाले से सवाल उठा रहे हैं कि जब इजलास चल रहा था तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता था इटसेल्फ, ये इसके अंदर कितना इशू है? देखिए, आइन में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ऑर्डिनेंस की वही वक़्त होती है जो असेंबली में पास शुदा कानून की हो, और अभी तक वजाहत से ये फैसला कोई हमारी अदालतों का नहीं आया कि अगर असेंबली के सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए तो क्या वो वाकई गैर मौसर होगा। लेकिन यहाँ तो बड़ा सवाल ये है कि क्या असेंबली का सेशन भी मुनक्किद हुआ था या नहीं हुआ था। जिस दिन या जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस आया है उस वक्त क्या असेंबली सेशन में थी या प्रोरोग हो चुकी थी। प्रोरोग करना, असेंबली के सेशन को खत्म करना भी गवर्नर साहब के इख्तियारात में शामिल है, जो इस्तेमाल करते हैं हुकूमत की हिदायत पर। तो ये तमाम मामला जो है देखा जाएगा कि वाकयात क्या थे। प्रोरोग करने के बाद ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो फिर वो एतराज तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इजलास के दौरान भी ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो क्या इस वजह से इस ऑर्डिनेंस को करदम समझा जाए, इसके लिए भी मामले को फिर अदालत में लेके जाना हो। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। आपने सुनी सलमान साहब की गुफ्तगू। अब उनका ये ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ये मामलात जाएंगे या अदालत ही जाएंगे। फारूक हबीब साहब, अब आप ये बात कहिएगा, ये बात दुरुस्त है कि आप लोग मानते नहीं इस हुकूमत को, सेंटर में भी नहीं मानते, इसलिए आपने कौमी असेंबली छोड़ दी, पंजाब के अंदर भी नहीं आप लेजिटिमेट समझते हमजा साहब की सीएमशिप को और उनकी हुकूमत को, लेकिन सूबे के अवाम का क्या कसूर है? 2 दिन ये बजट क्यों ये मामला चलता रहा, और आज भी जो जिस सूरत हाल का सामना रहा है उसमें भी 2 इजलास हुए, ये भी किसी तरीके से इसके ऊपर कोई आईनी ओपिनियन भी आपने सुना सलमान साहब नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वजह बनाया जा रहा है आईजी और चीफ सेक्रेटरी आए, वो किस बात की आके माफी मांगे जब उन्होंने अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद किया उस दिन? नहीं देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर 2 पहलू हैं। पहला पहलू मैं आपके सामने रख देता हूं। मामला ये है कि स्पीकर किसी भी असेंबली का हो, चाहे सूबाई असेंबली का हो। आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि फारूक साहब से एक बार फिर हम एक बार फिर सर आपसे रब्ता करते हैं। आपको हम सुन नहीं पा रहे। मैं तब तक सेनेटर साहब का कमेंट इसके ऊपर हासिल कर लेती हूँ। सेनेटर साहब, एक सिलसिला शुरू हुआ आर्टिकल 5 कौमी असेंबली के अंदर, जिस तरह उसका इस्तेमाल हुआ, फिर अदालत का फैसला भी सामने आ गया। अब टाइम में जो आज पंजाब के अंदर हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाएगी? एक और आईनी बहरान नहीं है? कोई एक जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए दोनों तरफ से, या फिर ये काफ़ी है ये पीटीआई के लिए कह देना कि वो नहीं मानते? काफ लीग भी कहती है नहीं मानते पंजाब हुकूमत को। मेरा ख्याल ये है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 56% पॉपुलेशन है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है, और जो कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों से पंजाब असम्बली के अंदर हो रहा है, बिलखसूस आज जो हुआ है, वो अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है और एक तमाशा है। और इससे सियासत जो है वो उसकी हैसियत गिर गई है, और उसकी जो एहतराम है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसके अंदर कमी आई है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्डिनेंस का एक इख्तियार है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लीस्ट डेमोक्रेटिक फीचर है, और ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है कि कोई इमरजेंसी हो। और मैं समझता नहीं हूँ कि ये जो सूरत हाल है इसमें ऑर्डिनेंस की कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है। तो मामलात फिर अदालत में जाएंगे, और जब मामलात अदालत में जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि सियासतदान अपने मामलात को पार्लियामेंट के अंदर, ईवानों के अंदर हल नहीं कर सकते, और जब ये अदालतों के अंदर जाएंगे तो उसके नतीजे में सियासत और ज़्यादा कमज़ोर होगी। उसके नतीजे में सियासत के अंदर जो मुदाखलत है बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का, उसका मज़ीद जो है वो मौका मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यह दुरुस्त नहीं है, किसी भी हवाले से नेक शगुन जो है पाकिस्तान की सियासत के लिए नहीं है। दूसरी तरफ आप देख लें कि अवाम बेचारे, यानी जब से बजट आया है और बजट के से पहले भी, बजट के बाद भी एक शदीद महंगाई की लहर में इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है और अवाम तकलीफ में है।
फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह इजाफा हुआ, इससे हमगीर महंगाई आई, गैस की कीमतों में 45% इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में 11 रुपए यूनिट इजाफा हुआ और कल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 13 रुपए मजीद फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। तो मैं समझता हूं अवाम परेशान है। खुद वजीर खजाना कह रहा है कि IMF खुश नहीं है। यहाँ पर ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किसको करना चाहिए था पंजाब में? मेरा ख्याल यह है कि दोनों बुनियादी स्टेक होल्डर हैं, दोनों बुनियादी स्टेक होल्डर हैं। आप देख रहे हैं कि 19-20 के फर्क के साथ एक ट्रेजरी बेंच है और दूसरा अपोजिशन है। एक पहले हुकूमत में था, दूसरा जो है अपोजिशन में था। जो अपोजिशन में है वो अब हुकूमत में चला गया, जो हुकूमत में था तो 19-20 के फर्क के साथ दोनों मेन स्टेक होल्डर हैं। दोनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और दोनों इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। दोनों अवाम के लिए काबिल एहतसाब है। ठीक, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, फिर ऑब्वियसली फरूख हबीब को भी एक तो बहाल करते हैं, उनका कॉमेंट अहम होगा इसके ऊपर। PTI क्या सोच रही है इस सिलसिले में, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। फरूख हबीब साहब, अब आपसे जो सवाल पहले था, एक तो वही होगा मेरा, ये जो आईनी इकदाम हैं इस हवाले से PTI के ऊपर अब बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत स्मार्टली अपने तमाम ऑप्शंस भी आप अदालतों के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो बजट इजलास 2 दिन डिले हुआ है, इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन अवामी सतह के ऊपर भी आ रहा है। सूबे के जो मामलात हैं उसकी कितनी संजीदगी से सियासी जमातें लेती हैं, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है और आप लोगों के ऊपर भी मलबा आ रहा है इसका। तो क्या वजह बनी है इसकी? नहीं, देखें, हमारे ऊपर इसका कोई मलबा नहीं है। मामला यह है, इसकी जिम्मेदार बाप और बेटा हैं। एक मरकज में वजीर आजम बन गए हैं और एक पंजाब में जाली वजीर आला बन गए हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी रीजन ये है कि जिस पहलू की आप बात कर रही थी, जो स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बली हो, ये सब जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। इनका काम होता है कि जो हाउस का ओवरऑल इस्तेहकाक है उसको मजरू होने से बचाना। आपने हवाला दिया को अदालती काम था, अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाना था। अदालती हुक्म में किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ था कि आप अवान के अंदर जो है वो पुलिस को दाखिल कर दें और अवान के अंदर आप अराकीन के ऊपर तशद्दुद कर दें। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है। इवन जो आपने देखा होगा कि जो आप असम्बली के अपने इवन गार्ड्स होते हैं, उनको भी कभी इंतहाई इक़दाम के लिए किसी रुकन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया जो मंजरनामे उधर नजर आए, क्योंकि हमजा शहबाज को जाली वजीर आला बनाना मकसूद था। लिहाजा डिप्टी स्पीकर को खड़ा करके एक गैलरी के अंदर उनसे वोट दिलवा दिया गया। और जिस तरह का डिप्टी स्पीकर तो हमारे टिकट पे मुंतखब हुआ था, जिस तरीके से मुनारा फराकीन को खरीदा गया, रातों रात उसको भी खरीद लिया, वो एक पहलू अपनी जगह था। वहां IG और चीफ सेक्रेटरी को आकर ये बताना जरूरी था, लेकिन IG चीफ सेक्रेटरी आना चाहते थे, उनको रोक ये रहे हैं। जो सल्तनत शरीफिया है, यही गलत अहकामात के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए इनके गैर आईनी गैर कानूनी अहकामात मानते जा रहे हैं। और इसके अलावा हमेशा असम्बली के इजलास हो, चाहे बजट सेशन हो, कोई भी सेशन हो, उसके अलावा पहले एक हाउस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है जिसमें मामला तय होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। हम फेस किया करते थे, हमें कहा जाता था हम एहतजाज करेंगे, ये करेंगे, इजलास नहीं चलने देंगे, यहाँ आपने फलाने बिल पास कर लिए, उन पर बहस नहीं हुई, लिहाजा बिल्स वापस लें तो फिर हम इजलास की कार्रवाई चलने देंगे। हम हमेशा बातचीत से रास्ता ढूंढते थे। आप देखें कि सिंध के अंदर, सिंध हाउस में, इस्लामाबाद तो इस बातचीत के नतीजे में 2 बातें कही जा रही थी कि एक तो वो मुकदमात जो उस दिन बने थे वो भी खत्म किए जाएं, लेकिन क्यों ना फरूख हबीब साहब एक माफी फिर परवेज इलाही साहब भी मांगे हैं, जो उस दिन वहां पर होता रहा, तो उसमें किरदार उनका भी बहुत क्वेश्चनेबल रहा। वीडियोस मौजूद है इसके अंदर, वो लोगों को अंदर पंजाब असेंबली के अंदर आने दे रहे हैं खुद वहां पर खड़े होकर, और फिर इसके अलावा भी जो वहां पर वो थम्स अप करते रहे। अब इसका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं अगर आप इजाजत दें दूसरे अपने टॉपिक की तरफ भी चली जाती हूँ। जो आप खरीदने की बात कर रहे हैं, जी कर दें, सिर्फ मैंने आपके सिर्फ 30 सेकंड मजीद लेने हैं। सिर्फ मैं उस पर आना चाहता हूँ जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया। देखें, आप ये देखें कि सिंध के तमाम वज़रा, सिंध के वसाइल, सिंध हाउस इस्लामाबाद में खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता रहा, छांगा मांगा बना दिया गया। हमें मशवरे दिए गए कि आप गवर्नर राज लगा दें, लेकिन हमने गवर्नर राज जो आईनी तरीकाकार भी है वो हमने नहीं लगाया। हमने समझा इसकी जरूरत नहीं है। आज जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, इससे अमली तौर के ऊपर जो पार्लियामेंट की पॉलिटिकल ओवरसाइटनेस होती है जमहूरी निजाम के ऊपर, इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, उसको खत्म कर दिया गया है। ये जस्टिफाइड ही नहीं है। मुझे इससे फरूख हबीब साहब ये बात याद आ रही है कि आप लोगों पे विफाक में भी इल्जाम PTI को ऑर्डिनेंस की जमात कहा गया था। हाँ। नहीं, देखें, ऑर्डिनेंस किन हालात में, ये ऑर्डिनेंस और वो ऑर्डिनेंस में बड़ा फर्क है। ये आप एक असेंबली के इख्तियारात ही खत्म कर रहे हैं। आप देखें, आप ऑर्डिनेंसेस के जरिए 3 कवानीन जो कि असेंबली से पास हुए हैं, आप उनको खत्म करके एक नया कानून ले आते हैं।
हमने कोई ऐसा कानून नहीं, ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं लाए थे जिससे असेंबली का पास शुदा कानून ही पूरे का पूरा खत्म कर दिया गया हो, जिसपे स्पीकर को आपने माजूल बना दिया हो। स्पीकर जो कि खुद मुख्तार है, उसका पूरा सेक्रेटेरिएट है। ये तो अभी सलमान साहब भी जो बात कर रहे थे, क्योंकि ये बड़ी गैर मामूली है सूरत हाल फारूक हबीब साहब, क्योंकि सूरत हाल फारूक हबीब साहब बहुत गैर, 2 दिन हो गए बजट नहीं पेश किया जा रहा, कैबिनेट नहीं तश्कील दी जा रही। बजट भी पेश हो जाना था, लेकिन उन्होंने देखें बजट भी पेश हो जाना था, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है, इनका बस चले ये कौमी असम्बली का इजलास रायमंड में करवाएं, सूबाई असम्बली का इजलास मॉडल टाउन में बुलाया करें। ये इन असम्बलियों में भी आने की जो है वो बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है फारूक हबीब साहब, दूसरी बात जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़ेर गौर और ज़ेर बहस है इस वक्त मुल्की मंजरनामे के ऊपर, और वो है आज की शीरी मज़ारी और असद उमर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल DG-ISPR की के वाजे करने के बावजूद, और उन्होंने कोई नई बात नहीं की थी, उन्होंने वही बात की कल DG-ISPR ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने इंटरव्यूज़ के अंदर वो कहते आ रहे हैं, लेकिन उसको ही चैलेंज कर दिया उनके इख्तियार को कि वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो ये सियासी मामलात के ऊपर बात ना करें, सियासतदानों को सियासी मामलात से डील करने दें, असद उमर साहब कह रहे हैं। तो अब आप ये बताइएगा कि जो DG-ISPR हैं जब वो ये बात कर रहे हैं तो ये वो अपना ऑफिशियल स्टांस दे रहे हैं, इसको आप लोग उनकी ज़ाती राय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मुल्क का सबसे बड़े इदारे जो सिक्योरिटी का इदारा है उसके बिहाफ के ऊपर उसके तर्जुमान के तौर पे बात करें, उसको उनकी ज़ाती राय क्यों करार दिया जा रहा है आपकी तरफ से? देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा, तो हमने किसी इदारे का अगर कोई मामला है, इंटरनल फेयर है, उसके ऊपर अगर उनकी ओपिनियन हो तो हमने उसको ज़ाती राय नहीं कहा। हमने बुनियादी तौर के ऊपर ये अर्ज किया है कि जो एक मीटिंग उस वक्त साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने चेयर की, दूसरी मीटिंग जो है आपके जो अभी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब ने की, दोनों मीटिंग्स में मुदाखलत जो है उसकी तौसीक हुई, जो खत है उसमें धमकी की तौसीक हुई, और जो डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए गए उसकी तौसीक हुई। हमारा क्या मानना है, हम ये कहते हैं कि आपको बार बार आकर एक चीज़ की दफा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक गुजारिश की हुई है, पाकिस्तान के सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं तमाम फ़ौज पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आप खत के अंदर धमकी दी जाती है, खत की कामयाबी को साथ जोड़ा जाता है, रशिया विजिट को जोड़ा जाता है, हमारे जो मुनर्रफ अराकीन की एम्बेसी में मुलाकातों को जोड़ा जाता है। ये बात कई दफा हम कर चुके हैं, अब क्योंकि आगे क्योंकि वक्त भी महदूद होता है, क्या शवाहिद है? मेरी बात सुनिएगा, कमीशन अगर बन जाता है, जो कमीशन आप कह रहे हैं उसके अंदर भी तो यही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो शवाहिद लेकर जाएंगी, और वो बात उन कैटेगोरिकली ये बात कल उन्होंने कही, उन्होंने कहा तीनों सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे और इजलास को आगाह किया गया कि किसी भी किस्म की बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। डिमाश इस बात के ऊपर किया जा रहा है कि आप हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें, विच इज़ वेरी कॉमन। हम अगर कश्मीर के ऊपर सवाल उठाते हैं या दुनिया का कोई भी मुल्क, तो भारत का एक स्टेटेड जुमला होता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, जो कि ऑब्वियसली गलत होता है, लेकिन उनका ये मामला होता है। इसी किस्म का डिमाश हम उनको कर रहे थे कि आप हमारे मामलात के अंदर ये मामला है जो ऑफिशियली DG-ISPR सामने रख रहे हैं, और आप लोग जो जिस तरीके से सवालात आगे से उठा रहे हैं इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं असद उमर साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला ही सियासतदानों का है। नेशनल सिक्योरिटी किस तरीके से सिर्फ सियासतदानों का मामला हो सकता है? नहीं देखें, मामला फिर मैं आपको ये कहूंगा, मामला ये है कि हमारा तो ये इशू ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप भारत के साथ एप्पल एंड ऑरेंजेस का कंपेयर नहीं है। यहाँ एक धमकी दी जाती है, उसके बाद अदम एतमाद आ जाती है, कामयाब होती है तो शहबाज शरीफ आ जाते हैं, और उसके नतायज आज 60 रोज में मुल्क हमारा भुगत रहा है। महंगाई आसमान को पहुंच गई है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी है, मुल्क के अंदर आईनी बहरान है, मुल्क के अंदर माशी बहरान है। ये तमाम नतायज हम फेस कर रहे हैं। तो इस पर अगर आप कहें कि हम कंसर्न भी ना हो, हम सवाल भी ना उठाए, तो इसका मतलब ये है कि हम सारे खामोशी से घर बैठ जाएं, और हम जो है वो जो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, उन तमाम चीजों को छोड़ के फिर घर बैठ जाते हैं। आप सवाल जरूर उठाएं, और आप सवाल उठा भी रहे फारूक हबीब साहब। मैं एक ब्रेक की तरफ आपसे वापस आके बात करूंगी। आप लोग क्योंकि अपने बयानात बदल के जब आपको वापस वही बयानियां चाहिए तो आप फिर दोबारा बैरूनी साजिश की बात करने लगते हैं। उससे कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब हों या इमरान खान साहब हों, दोनों तस्लीम कर चुके कि उनको रूस के दौरे से पहले ही से पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने वाली है। ये हम बातें इतनी दफा रिपीट कर चुके हैं कि इट इज ऑलमोस्ट साउंडिंग फनी नाउ। लेकिन एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक तो मैं सेनेटर साहब से भी जानूंगी कि हालात हैं क्या इस बैरूनी साजिश के मामले के ऊपर, एक्सपर्ट ओपिनियन भी हासिल करेंगे, और फारूक हबीब साहब से कुछ मजीद इसके ऊपर बात एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में जो बात ब्रेक से पहले हो रही थी उसके ऊपर हम सोच रहे हैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लें, जिसके लिए हमने रब्ता किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब से। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अब इस वक्त जेर बहस एक मामला है, क्योंकि कुछ दिन ये मामला ज़रा खामोशी होती है इसके ऊपर, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई बयान होता है। तो अब असद उमर साहब ने जो कल DGISPR ने बात वाजे की, उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि DGISPR अपनी ज़ाती राय दे रहे हैं और सियासी मामलात की तशरीह उनको नहीं करनी चाहिए, सियासी क़यादत को करनी देनी चाहिए। अब आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं बैरूनी साजिश के हवाले से जो बातचीत यहाँ पर चल रही है, और उस हवाले से हम क्या क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इल्ज़ामात लगा चुके हैं। अभी हम बात कर रहे थे पंजाब के हवाले से, तो फ़ारूक हबीब साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर के हवाले से भी कह दिया कि वो भी पैसे लेकर आए हुए हैं, और जितने भी इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल इत्तेहादी हैं या जिन लोगों ने पार्टी PTI की छोड़ी थी, उनके हवाले से भी कहा कि डॉलर और पैसे दिए गए हैं इनको। इस हद तक PTI की बात है, अभी भी वो मुतालबा करे कमीशन बनाने का। लेकिन ये जो सारा मामला है, क्या ये एक सियासी मामला है या फिर ये कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक नहीं बार बार DGISPR, और हम मीडिया भी उनसे बार बार सवाल करते हैं? अच्छा, एक दो बातें मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता तो किसी हालत में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, तीनों फ़ौज की मैं बात कर रहा हूँ, दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़, दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, और इसमें हमारी सरहदों से लेके न्यूक्लियर जिसकी भी बात है, इसके तो पूरी फ़ौज का एक एक आध बच्चा ऑफिसर से लेके सीनियर ऑफिसर से सब कट मरेंगे, ये नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये तो आई एम वेरी सर्टन अबाउट इट। सेकंड है कि DGISPR ने बड़ी क्लियर बात की है, और वो बार बार इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से ड्रैग किया जा रहा है ना, हमें फ़ौज को नहीं ड्रैग करना चाहिए। 5th जनरेशन वॉर में और हाइब्रिड वॉर में यही दुश्मन की पूरी नैरेटिव है कि हमारी मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म की, जो 51 कंट्रीज़ नेटो की नहीं कर सकें अफ़गानिस्तान में, हमने मुल्क से कर दिया। आपके सामने इराक, लिबिया, शाम, फिर यमन लें, अफ़गानिस्तान लें, जहाँ जहाँ फ़ौज कमज़ोर थी और फ़ौज और अवाम में ट्रस्ट लेवल नहीं था, वहाँ उनके अज़ाइम पूरे हो गए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये खसूसियत है कि हमारे अवाम का और अफवाज का एक बहुत क्लोज एतमाद है एक दूसरे के ऊपर, और यही कोशिश है कि इसको किसी तरीके से दूर कर दें, फ़ौज को कमज़ोर करें और फिर अपने अज़ाइम पूरे करें। और इसके लिए फिर जब भी लड़ाई होती है ऐसे मौके यू फाइट एज ए नेशन, इट्स नॉट मुसल्लह फ़ौज। ये पाकिस्तान की अवाम मेन उनकी ताकत होती है, बात करते हैं। इसलिए अब जब फ़ौज ने अक्टूबर 2021 से लेके आज तक अलहदा हो गए हैं, तो ना ड्रेन करें उनको। आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आपको अमेरिका से शिकायत है, आपको अपने अपोजिशन शिकायत है, बिल्कुल जो भी आपका राइट आप करें, बट डोंट इन्वॉल्व। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बड़ी क्लियर बात कर दी थी कि मुदाखलत की उन्होंने बात की, उसके बाद डिमार्च हुआ, उसके बाद वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी में भी चला गया लेटर, सारी बातें हो गई। इवन यहाँ तक कह दिए जी कि जब रशिया गए थे तो पूरी सबका मशवरा था, ये भी शामिल हो गया। इसके बाद नथिंग एल्स, बार बार, और ख़ास तौर पे शीरी मज़ारी साहिबा को देख मैं आई फील कि उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर्टिकुलरली उनकी बेटी का भी आपको मालूम है, इट लीव्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज। और जो इंडिया 75 साल में नहीं कर सका ना, वो हम खुद कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा। शीरी मज़ारी साहिबा अलबत्ता पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती हैं जब वो बात करती हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, उनसे हम उस हिसाब से सवाल करते हैं। मैं सेनेटर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इस मामले के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा ख्यालात का इजहार कम ही सुना है सेनेटर साहब, ये जो बैरूनी साजिश का मामला है। लेकिन आपकी जो जमात है उसका इस मुल्क के अंदर अगर हम तारीखी तौर पर भी देखें तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट आपके लिए पाकिस्तानी अवाम बहुत दफ़ा आपकी जमात के कॉल के ऊपर बाहर निकले अमरीका मुखालिफ मुजाहिरों के लिए। इमरान खान साहब जब ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये भी काबिल कबूल होनी चाहिए कि वो समझते हैं कि रजीम चेंज पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका करवाता है, लेकिन अब उसके नतीजे के अंदर जो सिचुएशन बन चुकी है कि बार बार इदारों को आकर अपनी वजाहत देनी पड़ती है और हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी फोरम भी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, तो फिर ये इसका हल कैसे हो? PTI कैसे मुतमईन किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तान में तारीखी तौर पर रही है और इसके बुनियादी जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, खा वो फौजी हुक्मरान हैं, खा वो जमहूरी हुक्मरान हैं। उन्होंने अमेरिका को यह मौका दिया है कि अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हवालों से मुदाखलत की है, और मुदाखलत तो अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज़ की भी रही है। मसलन मैं PTI की हुकूमत का ले लूँ, इन्होंने FATF के 12 कवानीन
मंजूर कर लिए। उसके स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रीजन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने कहा है। अब आप पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना रहे हैं, अंगूठा छाप बना रहे हैं, उसके लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ करे, तो ये मुदाखलत नहीं है। आपने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी है वो इसलिए की है लेजिस्लेशन कि हमें IMF ने कहा है, और हम ये ना करते तो IMF हमारे साथ मुआहिदा ना करता। अब उसके जो खतरनाक नताइज आज पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है वो सबके सामने। तो मुदाखलत तो अमेरिका ने भी की है माजी के अंदर, और दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज ने भी की है। जहां तक इस स्पेसिफिक केस का ताल्लुक है, देखें, अगर कोई ऐसी मुदाखलत हुई है जिसके नतीजे में आर्टिकल 5 लगता है, यानी जिसकी लायलिटी पूरी अपोजिशन की, जिसके नतीजे में अपोजिशन ने पैसे लिए हैं और रिजीम चेंज का हिस्सा बना है एक बैरूनी मुल्क के साथ, तो मैं चंद सवालात इसमें आते हैं। एक तो यह है कि इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे गुज़िश्ता जुलाई में पता चल गया था 2021 में कि ये लोग नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। तो 2021 जुलाई में तो ये पता, उस वक्त तो कोई इस साजिश नहीं हुई थी, डोनाल्ड लू की मुलाकात कोई नहीं हुई थी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें साजिश हुई, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, उसमें तीनों सर्विसेज चीफ जो है वो मौजूद थे। अब अगर वो मुदाखलत इस हद तक थी कि उसके नतीजे में रिजीम चेंज होना था, तो आप लोगों ने सिर्फ उसकी मजम्मत क्यों की? तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे ना, आप जो हैं उसके कोई इकदाम कर लेते। नंबर 2। नंबर 3, उसके बाद आपने उनके सफीर को बुला के सिर्फ डिमार्श क्यों किया, उनको वापस क्यों नहीं भेजा? यह तो इतनी बड़े पैमाने पर वायलेशन थी कि उसको तो वापस भेजना चाहिए। नंबर 4, आपने उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आप जॉइंट सेशन बुलाते, ये खत पूरी पार्लियामेंट को दिखा देते, उसके ऊपर डिबेट कर देते और एक कलेक्टिव विजडम और कंसेंसस उसके ऊपर क्रिएट करते। नंबर 4। नंबर 5, आप खुद सुप्रीम कोर्ट चले जाते, जो आज आप मुतालबा कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कहते कि ये खत आया है, ये रिजीम चेंज हो रही है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। ये कोई काम आपने नहीं किया। इसका मतलब यह था कि ये मुदाखलत तो हुई है और साजिश भी हुई होगी, लेकिन वो इस लेवल की नहीं थी जिसको खुद आप ये फील करें कि उसमें अमेरिकी सफीर को निकाला जाए, या खुद अदालत चला जाए, या खुद पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी का यह मौकफ था कि इमरान खान को 5 साल पूरे कर दी चाहिए ताकि उसके साथ कोई उज़र न रहे, लेकिन जो उनकी हुकूमत तब्दील हुई है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हुई है। उनके साथ इत्तेहादी थे, उनको उन्होंने वजारतें देके अपने साथ मिलाया था, PDM ने उससे बड़ी वजारतें दी, उससे ज्यादा उनको ऑफर कर दी, वो उनके पास चले गए, वो मेजॉरिटी लूज कर गए, हुकूमत चेंज हो गई। तो मैं समझता हूं ऐसी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मौकफ है कि इस मसले को एक दफा हल करने के लिए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन ही जाना चाहिए ताकि ये बात भी क्लियर हो ही जाए। मैं भी इंडोर्स करती हूँ इस सेंटर साहब की इस बात को कि कमीशन बन ही जाए, क्योंकि बेशक उसके अंदर उन्हीं इदारों ने रिपोर्ट जमा करानी है जो पहले क्लियर कर चुके बात, लेकिन PTI की इस हवाले से तसल्ली तो हो। एक ब्रेक की तरफ वापस आके हबीब साहब का इसके ऊपर कॉमेंट शामिल करेंगे। एक और मामला भी जेर बहस है, वो है परवेज मुशर्रफ साहब की मुल्क वापसी के हवाले से, उस पर भी एक कॉमेंट तीनों मेहमानों का। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। वक्त बहुत कम है, मैं क्विकली अपने सवालात करूंगी। पहले फरूख साहब आपसे जो बात ब्रेक से पहले हो रही थी उस पर अब अपना रिस्पांस आप दे दें। जो सेनेटर साहब ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अगर उस दिन साबित हो गया जो आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग रखी थी तो सिर्फ एक डिमाश के ऊपर, एक मुजम्मत के ऊपर इख्तिफा क्यों कर लिया गया, उस दिन कोई बड़ा इकदाम क्यों नहीं उठाया गया, और जो एलामिया था उसके ऊपर फिर आप लोगों ने कैसे तस्लीम कर लिया उसको कि सिर्फ हम डिमाश कर देंगे क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ मुदाखलत की है। दूसरा मेरा सवाल भी ले लीजिएगा, वो ये है कि श्री मज़ारी साहिबा का इक्तफा एक बात के ऊपर था कि ये जो हमने लिस्ट बना लिया उन लोगों की जो मिल रहे थे, हमसे नाराज थे, हमारी पार्टी के अमरीकियों से उस वक्त, सिफारतकारों से उस वक्त मिल रहे थे, लेकिन कल ही पर अगर हमने इन्हीं बुनियादों के ऊपर बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं सहाफ़ती और सियासी हलकों में जो मिलते हैं सिफारतकारों से, कल ही परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई थी कॉन्सुलेट जनरल जो US के हैं पंजाब लाहौर में इस वक्त। तो फिर हम यही कह दें अगर ऐसी बात करनी कि इसीलिए शायद परवेज़ इलाही साहब किसी अमरीकी साजिश के तहत 2 दिन बजट इजलास उन्होंने लेट कर लिया और हमारे सबसे एक अहम सूबे को मुल्क के इतना नुकसान पहुंचाया गया है 2 दिन। ये अदम एतमाद लाई जा रही थी, उसी दौरान बड़ी तेजी से इन मुनहरफ अराकीन के साथ मुलाकातें की जा रही थी। अब मुझे आप ये बताएं, अब राजा रियाज के साथ बैठ के क्या म्यूचुअल मामला डिस्कस करेंगे, या और जो नूर आलम के साथ क्या मामला डिस्कस, परवेज इलाही साहब से फॉर दैट मैटर क्या डिस्कस कर रहे हो? परवेज इलाही वाला तो रजीम चेंज से मामला आगे गुजर गया है ना, वो आपको खुद बता देंगे। मामला सिर्फ क्या है, मामला ये है कि जो कंक्लूजन पे आप पहुंची हैं या सेनेटर साहब पहुंचे, तहकीकात उसकी हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सदर मुमलिकत ने खत लिखा है, उसका जवाब आ जाना चाहिए।
हमने तो इस खत को पार्लियामेंट का जो नेशनल सिक्योरिटी का फोरम है, जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भी लेके गए थे, जिसमें इन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया था। जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने खत बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा, चीफ जस्टिस साहब को, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो इसको देख लें। जहां पर इतना मामला है, जहां रहेगी बात अफवाज पाकिस्तान की, उनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज है, जो हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए जो उनकी कैपेबिलिटीज है, उसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मुल्क को आपने देखें, स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने कहा कि इकोनॉमिक, आपके खुद सेमिनार्स हैं, उसमें आप कहते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। तो जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, जो रजीम चेंज के बाद चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर सबको नजर रखनी चाहिए और कलेक्टिव विजडम से आप क्योंकि जिम्मेदारी को पूरी करना है। आगे बढ़ते हुए मुल्क को इंतखाबात की तरफ फारूक साहब, कमीशन का मुतालबा, ये हुकूमत कमीशन के मुतालबे को इंडोर्स इस बात के ऊपर किया। मेरे पास में वक्त कम है तो बाकी दो मेहमानों का कमेंट भी शामिल करूंगी, इसलिए किया जो सेनेटर साहब की बात से भी मैंने इसलिए इत्तफाक किया कि मुसल्लह अफवाज के बारे में इस वक्त एज ऑफ नाउ आपके दो सीनियर पार्टी के मेंबरान भी और अहम तरीन वुज़रा भी थे, वो साबिका हुकूमत में असद उमर साहब और शीरी साहिबा, वो बिल्कुल ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे कौमी सलामती के मामलात के ऊपर हमारे इदारे जो हैं वो उससे इल्म है और कुछ ऐसा है जो आप लोगों को पता है और वो उसके ऊपर आपको इंडोर्स नहीं कर रहे आपकी बात को, जो एक बतौर शहरी किसी भी मुल्क के अंदर इदारों के हवाले से ऐसी बात हर किसी के लिए फिक्रमंदी की बात होनी चाहिए। इसलिए मैंने भी कमीशन का कहा। सेनेटर साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन, जिसके ऊपर आजकल आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ साहब का एक इशू ज़ेर बहस है। आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारे यहाँ बड़े मुख्तलिफ कवानीन होते हैं, ताकतवर और जो दूसरा होता है उसके लिए। लेकिन अब कल रात मैंने देखा नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि मैं हुकूमत से कहता हूं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए मुशर्रफ साहब के आने को। अब वो किस कैपेसिटी के अंदर पूरी कौम की तरफ से नवाज शरीफ साहब ये हुकूमत को कह सकते हैं, अहकामात दे सकते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए? अब इस पे आपका क्या तबसरा होगा? अगर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आना चाहें आए, लेकिन वीवीआईपी पर्सनालिटी की हैसियत से नहीं कि उसको रेड कारपेट के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। वो कानून का सामना करें, अदालतों का सामना करें। वो एक मफरूर है, उन्होंने 10 साल यहाँ हुकूमत की है और उन्होंने हमालिया के पहाड़ जैसे गलतियां की है, बल्कि मैं कहता हूँ जराइम किए हैं और अदालतों के फैसले हैं उसके खिलाफ। मुझे तो बहुत दुख है कि मियां नवाज शरीफ ने उनके लिए ट्वीट किया और ख्वाजा आसिफ ने और फवाद चौधरी जो एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं और दोनों पार्टियां आज पंजाब असेंबली के अंदर एक दूसरे से गुत्तम गुत्था दी। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ की बात आती है, बूटों की बात आती है, तो ये फिर एक हो जाते हैं। तो मुझे इस पे बड़ा दुख है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के मुताबिक, कानून के मुताबिक सब शहरी बराबर हैं। अगर अदालतें आम शहरियों के लिए है, कानून आम शहरियों के लिए है, परवेज मुशर्रफ के लिए भी होना चाहिए। और अगर परवेज मुशर्रफ अबाउट द लॉ हैं, तो मैंने तो आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा कि फिर अदालतों को ताले लगा दें, फिर पार्लियामेंट को बंद कर लें, आइन को लपेट लें, जेलों को खोल दें, फिर कोई जरूरत नहीं है। तो वो आए, बार बार आए, लेकिन अदालतों का सामना करें और कानून का सामना करें और अपनी जराइम का जवाब दें। ब्रिगेडियर साहब, योर लास्ट कमेंट। मुशर्रफ साहब हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी तो है, लेकिन वो मुर्तकिब है हमारे मुल्क के सबसे बड़े जुर्म के, जो कि आइन शिकनी है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा सेंटिमेंट उनके साथ हम सियासी जमातों के भी देख रहे हैं और इदारे ने भी कहा कि वो लाना चाहते हैं उनको, लेकिन इसके अंदर फिर कानून भी फॉलो होना चाहिए ताकि सवाल ना उठे, जिस तरह सेनेटर साहब बात कर रहे हैं। कानून, अगर कानून फॉलो होना चाहिए तो नवाज शरीफ का जो बात कर रहे हैं, ही इज आल्सो वीवीआईपी ट्रीटमेंट से गए हैं। नंबर 2 बात है, ही इज वेरी सिक और उनको जो सजा मिली थी, ब्रिगेडियर साहब आपको आवाज आ रही है? जी, आई कैन हियर यू। जो लाहौर में हाई कोर्ट ने उस प्रोसीडिंग को सेटिसाइड कर दिया था। फारूक हबीब साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये जो मामला आप देखते हैं कि ये किस हद तक आगे जाता है और क्या मुशर्रफ साहब की फैमिली भी कंफर्म करती है कि वो भी आना चाहते हैं इस अपनी अलालत जो उनकी तबीयत के हवाले से, और उनके लिए हम दुआ गो उनकी सेहत के हवाले से। मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।